जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में मैं फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या होता है, संविधान में इसका क्या कहाँ पे उल्लेख किया गया है और इसकी क्या भूमिका है हमारी शासन प्रणाली में, उसके बारे में आज हम देखेंगे। दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हमारे देश में सर्वोच्च कौन है। सर्वोच्च कौन है? संविधान। सर्वोच्च हमारे देश में क्या है? संविधान है। और हमारे देश में जो क्या है दोस्तों, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्याय प्रणाली की क्या की गई है? स्थापना की गई है। अब इसके क्या कारण है दोस्तों कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। इसके दो उद्देश्य रखे गए थे जब संविधान सभा को जो सदस्य बना रहे थे, तो स्वतंत्र न्यायपालिका जब वो रख रहे थे, उनका दो मत था कि स्वतंत्र न्याय प्रणाली इसलिए होना चाहिए कि पहला तो वो संविधान की क्या कर सके? रक्षा कर सके। संविधान की अब रक्षा कैसी होगी दोस्तों? कि संविधान की रक्षा क्या कोई जला देगा, इस प्रकार की रक्षा होगी कि नहीं दोस्तों? कि संविधान का जो उद्देश्य है या जो बातें संविधान में लिखी गई है संपूर्ण देश के एक एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो उसमें जो सरकार अगर कोई आएगी, जैसे वर्तमान सरकार ले लें या कोई पूर्व सरकार है, तो ये सरकार अपने हित के अनुकूल उसमें परिवर्तन ना कर पाए, जिससे क्या होगा कि जो देश के सभी नागरिकों का क्या होगा? हित प्रभावित होगा। अगर सरकार अपने स्वार्थ के लिए संविधान में इस प्रकार का संशोधन करे कि अब से चुनाव होंगे नहीं, ठीक है, तो दोस्तों क्या संविधान की जो मौलिक भावना के विपरीत हुआ? क्योंकि संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या बात लिखी गई थी कि हर 5 साल में चुनाव होंगे और लोकतंत्र प्रक्रिया अपनाई जाएगी, मतलब हर व्यक्ति को मत के माध्यम से प्रत्येक 5 साल में सरकार का चुनाव होगा। तो संविधान की रक्षा करने का एक उद्देश्य इस था, इसलिए जो न्याय प्रणाली को दोस्तों स्वतंत्र रखा गया। दूसरा जो कारण था दोस्तों, दूसरा इसमें जो कारण था कि वो जो न्यायपालिका है वो मौलिक अधिकारों, जो जैसे आपके या मेरे ये मौलिक अधिकार है, ठीक है, इनकी क्या करेगी? रक्षा करेगी। न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ये अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा तो उसकी क्या करेगी? रक्षा करेगी। तो ये दो कारण थे स्वतंत्र न्याय व्यवस्था स्थापना करने के। तो अब न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, अब इसके बारे में देखते हैं। न्यायपालिका द्वारा या कोर्ट के द्वारा विधायी अधिनियमों से तात्पर्य होता है दोस्तों संसद ने जो कानून बनाए हैं, संसद ने जो कानून बनाए हैं, राज्य के विधानमंडल ने जो कानून बनाए हैं, और कार्यपालिका आदेशों, मतलब जो सरकार जो ऑर्डर देती है, सरकार जो नियम बनाती है, इनकी संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति। अब संवैधानिकता क्या है दोस्तों? संवैधानिकता मतलब होता है कि जो बात बनाते समय संविधान में लिखी गई थी वो क्या क्या कहलाती है? सर्वमान्य बात कहलाती है, या जिनमें समय समय पे कानून द्वारा परिवर्तन करा और वो मूल भावना के अनुरूप। तो संविधान में जो अच्छी बातें लिखी गई है, जो होनी चाहिए देश को अच्छे से चलाने के लिए, तो कोई भी जो कानून है, चाहे वो संसद बनाए या सरकार कोई नियम बनाए, वो जो अच्छी बातें हैं जो संविधान में लिखी गई है, कहीं इसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा, या सरकार अपने स्वार्थ के लिए कोई ऐसा कानून तो नहीं बना रही है कि जिससे क्या रहे कि उनको फायदा होता रहे और जो विपक्ष रहे या देश की अन्य जनता है जो उनको फायदा ना हो। तो ये सभी चेक करना क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है दोस्तों? कोर्ट द्वारा ये देखा जाएगा कि संसद ने कोई कानून बनाया है या सरकार ने कोई नियम बनाया है, वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रही, मतलब संविधान की जो बातें लिखी है उसके विपरीत तो नहीं है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। अब देखते हैं कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ। दोस्तों, ये यूएसए से सबसे पहले तो ये जो प्रथा है जुडिशियल रिव्यू की, कि कोर्ट देखती है कि जो कानून बना है वो उसके संविधान के अनुकूल है या नहीं। तो अभी आया कहाँ से दोस्तों? तो सबसे पहले ये अमेरिका से, जो अमेरिका संविधान से है, वहाँ से हमने ग्रहण किया। वहाँ पे मारबरी बनाम मेडिसिन, ये दोस्तों याद रखने का है, ये पूछा गया है बहुत से एग्जाम में। मारबरी बनाम मेडिसिन जो वाद था मामले में, कोर्ट ने ये बात कही थी कि हम हैं
सरकार के जो आदेश है या कोई सरकार कानून बनाती है उसको क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। अब भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदत्त है, आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 226 में। अब इसके बारे में हम बता दें। भारत के संविधान में कहाँ है, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में कहाँ कहाँ उल्लेखित किया गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये याद रखिए कि मारबरी बनाम मेडिसिन बाद से अमेरिका से जुडिशियल रिव्यू आया है। ठीक है, अब संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13 में जो लिखा गया है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य घोषित किए जाएंगे। ठीक है, इसका अर्थ है दोस्तों, मान के चलो संसद ने एक कानून बनाई, ठीक है, और ये 6 हमारे क्या है, मौलिक अधिकार है। संसद ने क्या कानून बनाया, ए नाम का कोई कानून बनाया। ये 6 मौलिक अधिकार में से दोस्तों ये 3 अधिकार को क्या करता है, हनन करता है। 3 अधिकार का हनन करता है या एक अधिकार का हनन करता है या 6 की 6 अधिकार का हनन करता है, तो कोर्ट जब चेक करेगी वो ये देखेगी कि हाँ अगर हनन हो रहा है तो वो जो सरकार के जो कानून है ए नाम का, इसे क्या कर देगी, भंग कर देगी। इसमें दूसरी बात वो ये स्पष्ट रूप से वो लिखी दोस्तों कि मान के चलो इतना जो कानून बना है, ये कानून का भाग है, इसके 4 भाग है। ठीक है, कानून के 4 भाग है। ये हमारे दोस्तों क्या है, 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ये 6 मौलिक अधिकार, ये ए नाम का कानून है और ये क्या है, हमारे 6 मौलिक अधिकार। अब ये कानून का अगर ये आखिरी वाला भाग, ठीक है, इसको ध्यान रखना दोस्तों, है ना, ये आखिरी वाला भाग ये मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आखिरी वाला भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, भंग हो जाएगा। आखिरी वाला भाग भंग हो जाएगा। जो अगर पूरा पूरा करता है तो पूरा तो भंग होना है, निश्चित है, लेकिन अगर वो पूरा भंग ना हो करके उसका कुछ भाग क्या करता है, जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो आखिरी वाला जो भाग है संसद उसको, वो न्यायपालिका उसे बोलेगी संसद से, इस भाग में आप सुधार कर लीजिए अन्यथा आपका कानून बहुत अच्छा है। तो आर्टिकल 13 में लिखा कि मौलिक अधिकार को अल्पीकरण करने वाली विधियां उस हद तक शून्य होगी जिस हद तक वो मौलिक अधिकारों को क्या करती है, अतिक्रमण करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आर्टिकल 13 समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 32 में क्या लिखा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा है तो सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी करने का अधिकार। दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में 5 रिट लेके क्या है, कोई भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है, जैसे अधिकार पक्ष है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, ये 5 रिट दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत आपके या मेरे कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में जाकर हम क्या कर सकते हैं, न्याय की गुहार लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था उसमें ये बात मैंने आपको स्पष्ट रूप से बतलाई है। अब अनुच्छेद 131 में क्या है, केंद्र राज्य विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार है। दोस्तों हमारे जो संविधान में, ठीक, संविधान का अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में लिखी कि भारत में है संघीय प्रणाली अपनाई गई। संघीय प्रणाली क्या होता है दोस्तों, कि केंद्र रहेगा, केंद्र के अंडर में क्या रहेंगे, बहुत से राज्य रहेंगे, तो केंद्र सरकार है और 28 राज्य है। तो ये जो व्यवस्था संघीय प्रणाली है, ये क्या है, संविधान का मूल भाग है या आत्मा है। मतलब ये जो फॉर्मेट है, ये संविधान बनाने वालों ने बोला था कि ये इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए, इसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अगर इसमें कोई विवाद उत्पन्न होता है केंद्र और राज्य के बीच में या राज्य राज्य के बीच में, या दो या दो से अधिक राज्य और एक तरफ केंद्र और अन्य राज्य, तो इसमें फिर क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या देगा, दखल देगा। क्यों देगा, कि अगर लड़ाई होती है, अगर लड़ाई होगी दोस्तों देश में क्या हो जाएगी, एकता भंग हो जाएगी, राज्यों के मध्य वैमनस्य उत्पन्न होगा, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या रहेगा, न्याय प्रदान करेगा, उससे क्या रहेगी, हमारी संघीय प्रणाली बनी रहनी चाहिए। तो इसका क्या कर सकता है, वो रिव्यू कर सकता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें।
आर्टिकल 226 के तहत दोस्तों अपन हाई कोर्ट में जाके आपके जो अधिकारों का हनन होता है तो वो अपन न्याय की गुहार कर सकते हैं। 245 से 246 में क्या, संसद और राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्ति की सीमा कि मान के चलो संसद या राज्य विधानमंडल या मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, ठीक है, ऐसा कानून बनाती है जिससे कि संविधान के किसी भाग का उल्लंघन होता है तो उसकी भी शक्तियां क्या हो जाएगी दोस्तों, कोर्ट चेक करेगा कि ठीक है या नहीं। अब देखते हैं दोस्तों न्यायिक जो पुनरावलोकन है के प्रकार कितने हैं। संविधान संशोधनों की जांच करना दोस्तों, आर्टिकल जो 368 के तहत संविधान संशोधन होते हैं, जैसे मौलिक अधिकारों में भी क्या हो सकता है दोस्तों, परिवर्तन हो सकता है, नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन हो सकता है, संघीय प्रणाली में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल भावना है, मतलब जो जिन्होंने निर्माण किया था संविधान सभा ने, उस मूल भावना का क्या होना चाहिए, हनन नहीं होना चाहिए। तो केशवानंद भारती माम ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया कि आप संविधान में कितना भी संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते क्या हो कि जो संविधान की मूल भावना है या मूल संरचना, उसको परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल संरचना क्या होती है दोस्तों, जैसे कोई अंतर्मुखी व्यक्ति होता है या कम बोलने वाला व्यक्ति होता है, आप उसको भीड़ में ले जाके बोलोगे कि अच्छी से स्पीच दीजिएगा, या खूब ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति दोस्तों अगर उसको आप एक कमरे में 5 दिन बंद कर दो तो उसके लिए रहना दूभर हो जाएगा। तो क्या होता है, एक हर व्यक्ति का क्या होता है, एक मौलिक संरचना होती है, उसमें क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जो हमारे संविधान के कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट्स है या तत्व है जिनमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता, जैसे मौलिक अधिकार बने रहेंगे, संघीय प्रणाली बनी रहेगी, एकल नागरिकता बनी रहेगी, केंद्र राज्य संबंध बने रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिम्टम्स क्या है जो हमारे संविधान के, ये परिवर्तित नहीं होना चाहिए, आप कितने भी संशोधन कर लो। ये कहा दोस्तों, केशवानंद भारती बाद मामला जो आया था, केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। फिर क्या, विधायी अधिनियमों की जांच, विधायी अधिनियम, बैंक राष्ट्रीयकरण का मामला, संसद ने अगर दूसरा जो अन्य संविधान संशोधन के अलावा कोई कानून बनाया है तो उनकी भी जांच कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। बैंक राष्ट्रीयकरण का ऐसे ही मामला आया था दोस्तों, 9वीं अनुसूची मतलब जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून है, उनसे संबंधित जो कानून है उसके बारे में ये इसकी क्या की गई थी, जांच की गई थी दोस्तों, है ना, इन दोनों अधिनियम की, बैंक राष्ट्रीयकरण और अनुसूची। प्रशासनिक कार्यों की जांच, मान के चलो दोस्तों, अभी आपने एक सुना होगा बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर एक्शन का आपने नाम सुना होगा, कहाँ पे, यूपी में भी अच्छा खासा चल रहा है और एमपी में भी चल रहा है और अब तो महाराष्ट्र में भी चल रहा है। तो बुलडोजर एक्शन कोई कानून है क्या दोस्तों, या संविधान संशोधन है क्या, ये भी नहीं है। कोई नियम है क्या, ये भी नहीं है। या कोई विनियम है क्या, ये भी नहीं है, क्योंकि इसका कहीं उल्लेख किया गया ही नहीं। तो ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार से प्रशासनिक कार्य है। प्रशासनिक कार्य है मतलब जिसे क्या करती है, सरकार करती है, सरकार करती है। तो सरकार ने देखा कि यार बुलडोजर एक्शन क्या हो रहा है, आप, ठीक है, किसी ने कोई अपराध किया, गए उसके घर को तोड़ दिया, ठीक है, पर उसकी क्या होता है दोस्तों, जीवन के अधिकार में घर के ऊपर रहने का, आवास का अधिकार भी क्या है, एक मौलिक अधिकार है। तो उससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है भाई, आपके ऊपर छत नहीं है। तो ये घोर अमानवीय स्थिति होती है दोस्तों, कि आप फुटपाथ पे सो रहे हैं या आपका घर किसी ने तोड़ दिया है, क्योंकि आवास का अधिकार या छत छत के नीचे सोने का क्या है, एक प्रकार से मौलिक अधिकार है। अगर इस अधिकार का कोई जो संस्था है या सरकार है ये हनन करती है तो ये मौलिक अधिकार का दोस्तों हनन होगा। तो इस मामले में फिर देखा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, कौन, जो यूपी गवर्नमेंट है या एमपी गवर्नमेंट है, ये गैर संवैधानिक है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। मतलब संविधान में जो बात लिखी गई है कि आप कानून के उल्लंघन पे आप कानून की निश्चित प्रक्रिया के तहत दंड दीजिए, कि मान के चलो किसी ने अ, कोई अपराध किया है, जघन्य अपराध किया, तो आपको उसको कानून की प्रक्रिया अपना के दंड जिस प्रकार से न्यायालय देता है वो सही प्रकार का न्याय होता है। आप ये नहीं कीजिएगा कि मतलब
उसके घर जाइए और उसके घर को तोड़ दीजिए, क्योंकि घर में वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का घर ना होकर पूरा परिवार का घर कहलाता है। तो जो सरकार के एक्शन से दोस्तों क्या हो रहा था कि पर्टिकुलर व्यक्ति अपराधी सिद्ध ना होकर पूरा परिवार अपराधी सिद्ध हो रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या करा है, बेल लगाने की बात की गई है। तो मैं यही कह रहा था कि प्रशासनिक कार्यों की भी जांच कर सकता है। ठीक है दोस्तों। अब महत्वपूर्ण मामले क्या क्या है। गोलकनाथ मामला 1967 में आया है। ये संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, इन्होंने इस मामले में सरकार ने क्या कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया था कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती में मूल मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता, कि संशोधन आप कर सकते हैं। ठीक है। जो गोलकनाथ में जो बात दिया था उस बात को केशवानंद भारती बाद में पलट दिया गया था, और केशवानंद भारती बाद में कहा गया था कि मूल संरचना में परिवर्तन, वो संविधान में परिवर्तन हो सकता है, बशर्ते मूल संरचना नहीं बदली जानी चाहिए। कब आया दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। 1973 में मिनर्वा मिल केस आया। 80 में मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन आवश्यक है। जो भाग 3 में क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तक TPSP। इनमें क्या है दोस्तों, इनमें संतुलन बना होना आवश्यक। 98-99 संविधान संशोधन NJSC अधिनियम असंवैधानिक। ये दोस्तों NJSC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, जिससे क्या हो रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, इनकी अभी जो नियुक्ति होती है कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है। अब कॉलेजियम में कौन रहते हैं, बहुत जो वरिष्ठ जज रहते हैं। ठीक है। ये किसी एक, ये 4-5 जज होते हैं। ठीक है, 4-5 जज होते हैं। किसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करते हैं कि आप इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाइए, हाई कोर्ट का जज बनाए, प्रेसिडेंट से बोलते हैं, तो उस व्यक्ति को क्या जज बनाया जाता है। लेकिन क्या हो रहा था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से, कि जो कॉलेजियम प्रणाली में अब एक व्यक्ति या एक से दो व्यक्ति कौन सरकार के भी शामिल कर दिए गए थे, कि मतलब जो निर्णय लिए जाएंगे वो जो जज है वो सरकार के व्यक्ति द्वारा बहुमत के निर्णय से मिलकर लिए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इससे जो हमारी न्याय व्यवस्था का जो निष्पक्ष बनाई गई है उसकी निष्पक्षता भंग हो सकती है, या जो हमारे अधिकार है उनका अतिक्रमण हो रहा, तो इसने क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे भंग कर दिया था। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी। जो कोहिलो बाद आया था दोस्तों 2007 में, 9वीं अनुसूची में कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर चुनौती दे है। पहले क्या हो रहा था दोस्तों कि जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है, भूमि सुधार संबंधी कानून हो, तो इसमें मूल रूप से ये लिखा गया था कि जो 9वीं अनुसूची के कानून की संवैधानिकता की जो चुनौती है सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी जा सकती है। लेकिन 2007 में जो कोहिलो वाद आया दोस्तों, इसमें क्या बोला कि 9वीं अनुसूची के जो कानून है, ठीक है, इनकी भी संवैधानिकता को क्या हो सकती है, चुनौती दी जा सकती है, कि ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं। अब देखते हैं दोस्तों 9वीं अनुसूची और न्यायिक पुनरावलोकन। 31-20 अनुसूची में शामिल कानूनों को मौलिक अधिकार पर चुनौती दी जा सकती है, कि जो कानून थे इसमें 9वीं अनुसूची में, ठीक है, ये क्या रहता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर पा रही थी। पर कोहिलोवाद 2007 में कोर्ट ने क्या बोल दिया कि भैया ये आपके जो कानून है ना, अब इन्हें भी हम क्या करेंगे, चेक करें। कोहिलोवाद में क्या हुआ था, 24 अप्रैल 73 केस में 9वीं अनुसूची में शामिल कानून की मूल संरचना के आधार पर चुनौती। तो ये 2007 में ये केशवानंद भारती वाद को आधार मान के क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कह दिया था, डिसीजन दिया था। उन्होंने बोला कि भाई ये केशवानंद भारती वाद में लिखा है कि संशोधन कर सकते हैं बशर्ते मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो या नहीं हो। तो मौलिक अधिकारों का कहीं 9वीं अनुसूची तो उल्लंघन नहीं कर रही, ये बात भी इसमें शामिल थी। तो केशवानंद भारती वाद को क्या मान के सुप्रीम कोर्ट ने आधार मान के और 9वीं अनुसूची को क्या चेक किया। परीक्षण के मापदंड, अधिकार का परीक्षण, जो कानून है मौलिक अधिकारों को नष्ट नहीं कर रहा। जो 6 मौलिक अधिकार है, सरकार ने कोई कानून बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, या कोई नियम बनाया है, ठीक है, या कोई निर्णय है, ये मौलिक अधिकारों को प्रभावित तो नहीं कर रही। अधिकारों का मूल स्वरूप तो प्रभावित नहीं कर रही है। ठीक है, मूल स्वरूप से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों,
जैसे धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, मूल स्वरूप में धार्मिक स्वतंत्रता की हम बात करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता की बात में हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दोस्तों हमारे यहाँ पे मुहर्रम की भी छुट्टी रहती है, ठीक है, ईद की छुट्टी भी रहती है, हनुमान जयंती की भी छुट्टी रहती है, ठीक है। सभी को मतलब सभी धर्मों को समान रूप से सरकार मानती है। अब सरकार किसी एक धर्म के साथ ज़्यादा क्या करने लगे, लगाव महसूस करने लगे, ठीक है। मान के चलो 100 करोड़ रुपए का आवंटन करना है, 100 करोड़ रुपए में से सरकार ने क्या 80 करोड़ किसी एक पर्टिकुलर एक धर्म को प्रदान कर दिए। तो इससे जो धर्मनिरपेक्षता है दोस्तों, इससे क्या होगी, प्रभावित होगी। तो उसका जो स्वरूप है धर्मनिरपेक्षता का, वो हनन हो रहा है। तो ये बात भी सरकार चेक, वो सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकती है। न्यायिक पुनर्विलोकन का महत्व, संविधान की सर्वोच्चता रहती है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि और संविधान की सर्वोच्चता का रक्षक कौन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के कोई नियम, कोई निर्णय, सबको क्या कर सकती है, चेक करती है। इसलिए संविधान की जो सर्वोच्चता है, जो संविधान निर्माणकर्ता जो हमारे देश के जो विशेषज्ञ थे, उनकी मूल भावना, मूल आत्मा का हनन नहीं होता। संघीय संतुलन बना रहता है, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन सुनिश्चित होता है, ठीक है, कि अगर कोई राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है तो राज्य केंद्र के खिलाफ कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट तो राज्य केंद्र सरकार को फटकार लगाता है कि भैया आपने ये, भैया इनके साथ गलत किया है, आप इनको थोड़ा देखिएगा जरा। मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है, ठीक है, जब भी आपका हनन होगा आप आर्टिकल 32 और 226 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, 226 में हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सरकार पर नियंत्रण, तो इससे क्या होता है, सरकार क्या रहती है, हमेशा चौकन्नी रहती है, ठीक है, चौकन्नी रहती है कि कहीं मैं एक भी ऐसा प्रावधान अगर बना दिया तो उससे क्या हो जाएगा, विवाद उत्पन्न हो जाएगा। विवाद उत्पन्न हो जाएगा तो फजीहत होगी, कोर्ट जाना पड़ेगा, समय बर्बाद होगा। तो वो क्या करती है, इससे क्या रहती है, पहले से ही क्या रहती है, चौकन्नी रहती है, या फिर अच्छा कानून बनाती है। अब ये भारत से आया है जो जुडिशियल रिव्यू, तो भारत और अमेरिका में कहाँ कहाँ अंतर है। भारत और अमेरिका में उचित प्रक्रिया के तहत व्यापक अधिकार है और विधि द्वारा स्थापित, और भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत जांच का अधिकार सम्मिलित। उचित प्रक्रिया जो बात की जाती है यूएसए वाली, ठीक है, और दूसरा क्या है, स्थापित प्रक्रिया। पहले दोस्तों मैं आपको स्थापित प्रक्रिया बतलाता हूँ। मान के चलो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ये बात लिखी है, .5 में ये बात लिखी है कि जो है सरकार है, मान के चलो सरकार पानी नहीं बेचेगी, ठीक है। सो कहाँ लिखा है कि सरकार पानी नहीं बेचेगी, एक प्रकार से कहाँ लिखा है, संविधान में लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या चेक करेगी कि सरकार ने कहीं ऐसा काम तो नहीं करा, सरकार ने कहीं ऐसा काम तो नहीं करा कि सरकार क्या हो, पानी बेचने लगी, पानी बेचने लगी हो। तो अगर जब वो देखेंगे कि सरकार पानी बेचने लगी है तो वो क्या हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा, ठीक, असंवैधानिक हो जाएगा। लेकिन सरकार पानी की जगह दूध भी बेच सकती है, ठीक है, दूध बेच सकती है, शराब बेच सकती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो प्रावधान क्या लिखा था, पानी वाला लिखा था, इतना चेक करेगी और आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, इतना क्या करेगी, जांच करेगी और आगे बढ़ जाएगी। फिर वो अन्यथा और दुनिया में क्या चल रहा है और सरकार क्या कर रही है, इन सभी बातों को, या और कौन सा लिक्विड सरकार जो बेच रही है, उन सभी बातों को नहीं देखेगी। वो सिर्फ इतना देखेगी कि सरकार के लिए संविधान में क्या लिखा गया है या क्या रिस्ट्रिक्शन किया गया है। उसके अलावा सरकार कुछ भी करे, जैसे सरकार वर्तमान में दोस्तों शराब बेचती है, ठीक है, सरकार द्वारा दूध की सप्लाई भी की जाती है आंगनबाड़ी में, तो सरकार का ये महत्व नहीं रहेगा कि दूसरी अन्य चीजें उचित है या नहीं। अब देखा जाए तो सरकार जब लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सरकार पानी नहीं बेचेगी, तो पानी तो फिर भी ठीक है, पर सरकार शराब बेच रही ना, ये तो गलत है ना दोस्तों। सरकार शराब बेच रही है, ये गलत है। तो ये गलत है, अनुचित है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार हमारी प्रजापालक है। लेकिन जब अमेरिका की बात आएगी तो इसमें दो ही चीजें हो जाएगी कि पहले तो देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी है कि पानी नहीं बेचेगी, ठीक है, पानी नहीं बेचेगी,
इसका पालन हो रहा है कि नहीं? चलो, इसका पालन हो रहा है। फिर दूसरी बात कि दूसरी अन्य अन्य अनुचित चीज तो सरकार नहीं बेच रही। जैसे अब बात आ जाती है शराब की दोस्तों। सरकार ने पहले देखा, अमेरिका में कोर्ट ने देखा कि सरकार के लिए संविधान में उल्लेखित सरकार पानी नहीं बेचेगी, इतना चेक कर लिया। पर इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि सरकार ऐसी कोई और अनुचित जो लिक्विड पदार्थ तो नहीं बेच रही। ठीक है, जब देखेगी कि यार सरकार शराब बेच रही है तो उसका क्या करेगी, कानून को भंग कर देगी। मान के चलो सरकार वहां पे, फॉर एग्जाम्पल है दोस्तों, है ना, तो सरकार वहां पे क्या करेगी, उस कानून को भंग कर देगी कि पहले पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सही जा रहा था कि हाँ सरकार पानी नहीं बेच रही, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो उचित नहीं है। तो भारत में उचित अनुचित की बात नहीं की गई है, सिर्फ इतनी बात की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितना लिखा है उसका पालन होना चाहिए, उसके अलावा सरकार कुछ भी करे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात दोनों में अंतर है। नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं है। न्यायपालिका सरकार की नीतियों में उपयुक्तता का निर्णय नहीं दे सकती है। जो रोज के कामकाज में जो सुप्रीम कोर्ट है या न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये बात लिखी। न्यायिक पुनरावलोकन संवैधानिक के मूलभूत सिद्धांत है कि इसे क्या कर सकता, उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसका बना रहना चाहिए। जो न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कार्य करने की शक्ति देती है, लोकतंत्र की संतुलनकारी शक्ति के रूप में काम करता है, जिससे सरकार संविधान की भावना के अनुरूप कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, जो भी बतलाया खोल लो बाद में। 9वीं अनुसूची के कानून को भी इसमें शामिल कर लिया गया, संविधान मूल संरचना में संशोधन से परे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है। तो पहला क्वेश्चन है, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका कार्यों की समीक्षा करना। न्यायपालिका द्वारा विधायी द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता। दोस्तों इसमें संवैधानिकता शब्द को जरूर आप क्या करिएगा, गौर कीजिएगा। ठीक है, संसद द्वारा न्याय निर्णयों की समीक्षा करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा। जब भी आपके समक्ष दोस्तों ये न्यायपालिका क्वेश्चन आए तो जुडिशियल रिव्यू का संवैधानिकता जरूर, क्योंकि कोर्ट सिर्फ संवैधानिकता देखिए कि सरकार क्या ठीक कर रही, गलत कर रही, ये मतलब नहीं संविधान के अनुकूल है या नहीं है। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूके नहीं, अमेरिका, अमेरिका से दोस्तों ली गई। किस अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान निहित है? 32 में है दोस्तों। रिट जारी करना 13, ये भी है। 226 में ये है। इसका आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी है जाए। न्यायिक समीक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संसद की शक्ति को सीमित करना, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका कार्यपालिका शक्तिशाली बनाना, प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर दोस्तों संविधान की सुरक्षा। ठीक, संविधान की सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता बनी रहे। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर दिया था दोस्तों? ये आपको कंठस्थ कर ही लीजिएगा, केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से कह दीजिएगा कि उन्हें ऐसा ही बनाने के लिए आपका भाई, आपका हमदर्द आ गया है। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना वो जल्द से जल्द मुकम्मल करे और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे और आपके घर परिवार सुखी समृद्ध रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। आभार।